हर एक बच्चे के अंदर जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल का इस्तेमाल अगर सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ किया जाए तो हर एक बच्चा वंडर्स अचीव कर सकता है। देखिए, आईसीएससी और सीबीएसई का बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सीबीएसई में सिलेबस के साथ साथ आपको प्रिस्क्राइब होती है कि कौन सी किताब पढ़ना है, लेकिन आईसीएससी के साथ ऐसा नहीं है। आईसीएससी सिर्फ आपको क्या देता है? सिलेबस देता है। होने को तो यार एक महीने में सिलेबस खत्म हो सकता है वन शॉट पढ़ा करके फटाफट, लेकिन वहां पे आप कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं कर पाओ, और कंसेप्ट अगर क्लियर ही नहीं है तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर कैसे करोगे? क्लास 10 क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों, कैसे आप सभी? आई गेस बहुत अच्छे होंगे बहुत सारे बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 10 आप सभी बच्चों का। क्लास 9 के अंदर आप काफी मेहनत करके जो है क्लास 10 के अंदर आ रहे हैं, और क्लास 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है, बिकॉज इस क्लास के अंदर आप पहली बार लाइफ में देने वाले हो बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस की अगर मैं रियलिटी बताऊं आपको, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा एग्जाम है जो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देकर जाएगा। आप काफी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, नए तरीके से चीजें करना सीखोगे। तो दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए राइट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एक राइट रोड मैप क्या होना चाहिए, सो दैट आप डे वन से तैयारी कर पाओ, सो दैट आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप बहुत जबरदस्त एक्सेल करो, है ना। सो क्लास 10 आईसीएससी, मैं हमेशा कहता हूं कि आईसीएससी के बच्चे बहुत अलग है सीबीएसई से। द फर्स्ट रीजन इज द सिलेबस, कि आईसीएससी का सिलेबस दोस्तों बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट है, और अगर इस वास्ट सिलेबस में अगर आप सही तरीके से राइट स्ट्रेटेजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। हर एक बच्चे के अंदर जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल का इस्तेमाल अगर सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ किया जाए तो हर एक बच्चा वंडर्स अचीव कर सकता है। और आज की इस वीडियो में आपसे मैं यही बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें बेटा आपको करनी है जिससे आपका क्लास 10 आईसीएससी बहुत स्मूथ तरीके से चले, और साथ ही साथ आप एग्जाम्स के अंदर बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करो, स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो एक कंप्लीट रोड मैप लेकर के आया हूं मैं आपको कि अप्रैल से लेकर के आगे तक आपको क्या करना है, कैसे आपको चीजें करनी है साल भर के अंदर, क्या क्या चीजें आप करोगे तो आपका तैयारी और स्ट्रांग होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ बहुत ही अहम बातों पे। नंबर वन, सबसे पहली बात, हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि सर 95% से ऊपर स्कोर करना है, सर 95% तो लेके आना ही आना है। हो सकता है 99 98 ना लाए, लेकिन सर इतना तो 10th के अंदर आना ही चाहिए। ये एक ड्रीम होता है हर एक बच्चे का। क्यों? जिस बच्चे का 90 आया है वो भी ठीक है, जिस बच्चे का 85 आया है वो भी ठीक है, सारे बच्चे बढ़िया हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक वो सपना, एक ड्रीम होता है, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे आईसीएससी का, कि सर 95% अचीव करना है। तो 95% अचीव करना, नो डाउट कि थोड़ा तो यार मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन ये कह दूं कि इंपॉसिबल है तो सरासर गलत होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये इंपॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का यहां पे ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, एकदम प्रैक्टिकल, आपके जीवन से जुड़ी हुई। इसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है कि सर हवा में बना दिया गया विचार, नहीं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर बेसिक प्रैक्टिकल लाइफ गाइस। और अगर आप इसको अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, अपने एकेडमिक लाइफ में, तो आप खुद देखोगे क्लास 10 आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो है आपका कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, आईसीएससी और सीबीएसई का बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सीबीएसई में सिलेबस के साथ साथ आपको प्रिस्क्राइब होती है कि कौन सी किताब पढ़ना है। सिंपल है, वहां पे एक एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड करनी है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लो, सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी की किताब से ही आएगा। लेकिन आईसीएससी के साथ ऐसा नहीं है। आईसीएससी सिर्फ आपको क्या देता है? सिलेबस देता है, वो नहीं बताता कौन सी किताब से पढ़ना है। यू नो डाउट यार, ये बहुत अच्छी बात भी आईसीएससी की, बिकॉज आपको वो चांस दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए, टॉपिक को पढ़िए, ना कि सिर्फ एक किताब के सहारे जो है आप पूरी क्लास 10 काट दीजिए। तो देखिए, जो भी किताब आपके स्कूल में चल रही है, आपके मॉर्निंग स्टार चल रही है, आपके फ्रैंक पब्लिकेशन चल रही है, जो भी किताब आपके यहाँ चल रही है, मेक श्योर करिएगा कि आपका जो सिलेबस आईसीएससी ने ऑफिशियली रिलीज किया है उससे मैच करती हो। ऐसा ना हो कि सिलेबस कुछ और दिया है, किताब में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ के चले जा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है उसका। अगर आप पेपर्स एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीबीएसई अपने सिलेबस से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, घुमा के पूछ सकता है आपसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आपको सिलेबस पता होना मैंडेटरी है और सिलेबस से चिपक के चलना है बिल्कुल। तो साल भर आपको बेमतलब का एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सीबीएसई आईसीएसई ने दिया है आपका, उतना सिलेबस आप लेके चलिए, उसको अच्छे से पढ़िए और आपकी नैया पार है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर सिलेबस आइडियली कब तक खत्म होना चाहिए, तो जो आइडियल महीना है सिलेबस खत्म करने का वो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अरे जून जुलाई में क्यों नहीं हो सकता? सर
जून में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। होने को तो यार 1 महीने में सिलेबस खत्म हो सकता है, वन शॉट पढ़ा करके फटाफट, लेकिन वहां पे आप कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ रट्टा लगा के चले जाओगे, आप कंसेप्ट वहां पे क्लियर नहीं कर पाओगे। और कंसेप्ट अगर क्लियर ही नहीं है तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर कैसे करोगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को समय दीजिए। इतना बड़ा लंबा सिलेबस है आपका, आराम से नवंबर तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक सिलेबस को खत्म करिए। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो आपका समय है, ये बेटा जो 2-3 महीने हैं आपके, ये सिर्फ ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के हैं। इसमें अपने को क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन भी करना है तो कैसे? शॉर्ट नोट्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू, लगातार पीवाईक्यू लगाने हैं, लगातार क्वेश्चंस लगाने हैं। आप देखो कैसे आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं होता। तो दिमाग में टाइमलाइन सेट कर ले मेरे भाई, दिमाग में टाइमलाइन सेट कर ले अच्छे से। क्या करना है? नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको सिलेबस ओवर करना है, और दिसंबर से लेकर फरवरी तक सिर्फ ताबड़तोड़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज जितना भी दिमाग में पढ़ लो, जितना भी किताबें पढ़ लो, जब तक उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए तब तक टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है यहां पे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? सेल्फ नोट्स नहीं बनाते। किसी और के दिए हुए नोट्स नो डाउट हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं अपना डेली के डेली, तो आपको साथ साथ याद भी होता जाता है। पहले एक जमाने में कहा जाता था कि लिख करके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। क्यों कहा जाता था? बिकॉज वहां पे दिमाग में घुसती थी वो बात, याद होता था दोस्तों। तो दैट इज वाई जो टीचर भी आपको पढ़ा रहा है, आप जहां पढ़ रहे हैं, पर्सनल ट्यूशन पढ़ते हैं आप, प्राइवेट ट्यूशन कहीं जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं आप, जैसे भी पढ़ते हो, अपने सेल्फ नोट्स बनाना आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करोगे, ये नोट्स आपके सबसे पहले काम आएंगे। तो प्रिपेयरिंग द सेल्फ नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नाउ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना। आईसीएससी का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि उनको सीबीएसई वाले बच्चों जैसे यहां पे रटना नहीं पड़ता। बेचारे सीबीएसई वालों बच्चों के साथ दिक्कत है कि एनसीईआरटी की लाइनें रटनी पड़ती हैं, कीवर्ड रटने पड़ते हैं, तो बेचारों को उसी पे नंबर मिलते हैं। आईसीएससी के पास एक बेहतरीन बेनिफिट है कि अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, अंग्रेजी भाषा आप जानते हैं, तो आसानी से आंसर बना के लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, की पॉइंटर्स को याद करना बहुत जरूरी है। बाकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, आईसीएससी वाले बच्चों को तो वैसे ही पढ़नी पड़ती है ना। उसके बाद अपने आंसर्स आप बना सकते हैं। बैकलॉग आप यहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। यू हैव अ ग्रेट सिलेबस, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका, और अगर आप बैकलॉग बनाने बैठ गए किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर बेटा यहां पे काम खराब हो गया। क्योंकि बैकलॉग एक बार बनना स्टार्ट होगा किसी भी XYZ रीजन से, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ता जाएगा, और फिर इतना लंबे सिलेबस का बैकलॉग कवर करने के लिए आपको बहुत समय चाहिए होगा, है कि नहीं दोस्तों? पुराना बैकलॉग कवर करने के लिए नया चैप्टर मिस करोगे तो नया बैकलॉग तैयार हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि हफ्ते के हफ्ते जो भी बैकलॉग आपका बनता है, आप उसे वेन देयर एंड देयर खत्म कर देंगे। अगर ये प्रैक्टिस अपने लाइफ में ले आए तो तुम खुद देखोगे कि तुम ऑन ट्रैक चलोगे, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके अलावा पीवाईक्यू, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जब मैं पढ़ा रहा था, मैराथन्स ले रहा था, इस साल की बात है स्टार्टिंग की, बहुत सारे बच्चे आए कि सर 10 साल का पीवाईक्यू लगा लूं क्या, सर 12 साल का पीवाईक्यू लगा लूं क्या? मैंने उनसे एक बात कही थी, बेटा 5 से 6 साल का पीवाईक्यू लगा ले, तेरे को क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मिले थे पेपर में। ठीक है, तो जो बच्चों ने पेपर दिया उस बात को रिलेट करते कि मिले थे क्वेश्चन के अंदर वो पेपर, मतलब मिले थे वो क्वेश्चंस आपको वहां पे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं 5 से 6 साल बेटा? कि कोविड के पहले आप देखेंगे तो कहानी बहुत अलग थी, कोविड के बाद से पेपर पैटर्न्स हर एक बोर्ड का लगभग चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहीं से उठाना है। तो 5-6 साल का पेपर आप लगाइए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफी हेल्प मिलेगा, काफी मदद मिलेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि आपको एक वीकली टाइम टेबल बनाना मैंडेटरी है। आप वीकली टाइम टेबल बनाइए, अपने हफ्ते को डिवाइड कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता सर, टाइम कैसे मैनेज करें सर? अरे भाई तुम टाइम का कैलकुलेशन रखते हो क्या? नहीं रखते ना। तुम्हें पता है कि दिन में तुम्हारा 24 घंटा का खर्च हुआ, तुम कभी उसको नोट डाउन करके देखो, कहीं ना कहीं तुम टाइम फालतू बर्बाद कर ही रहे होगे। वो जो फालतू टाइम बर्बाद किया है ना, उसको बचा के यूटिलाइज करना है, जरूरी है वो। तो इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम टेबल बना ले भाई वीकली। ठीक है, मंडे से लेके थर्सडे तक, फ्राइडे तक अपना साइंस मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लो, सैटरडे संडे निकाल लो अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको 2 से 3 दिन इनको भी देने पड़ेंगे, तो हफ्ता डिवाइड कर लो, 7 दिन का वीक होता है, 4 दिन आप रख लीजिए अपने मेन सब्जेक्ट्स, अपने मैथ साइंस वगैरह के लिए अपने, है ना, काफी है उसमें सिलेबस भी, और बाकी के 2 से 3 दिन आप रख लीजिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपका बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है अदर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप एक ऑर्गेनाइज वे में ना हफ्ते के हफ्ते यहाँ तैयारी कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत जरूरी जिससे बच्चा घबराता है वो है टेस्ट देना। रिवीजन सिर्फ रेगुलर करने से फायदा नहीं होता, जब तक अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते।
तुम्हारा विक्ट्री बैच है क्लास 10 का। विक्ट्री बैच में हर 14 डेज में टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं दोस्तों। तो टेस्ट इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आप उन टेस्ट को दीजिए, एनालिसिस करिए कि आप कहां पे खड़े हुए हैं, क्या आपके इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, कहां पे आप बेहतर कर रहे हो। अगर टेस्ट से भागोगे ना दोस्तों तो नुकसान इसमें तुम्हारा ही है। नंबर कम आता है चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टेस्ट तुम रेगुलरली दे रहे हो, रिवाइज रेगुलरली कर रहे हो, तो खुद देखोगे सब्जेक्ट कितना मजबूत, कितना स्ट्रांग होता है। रेगुलर डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पे आपको जो डीपीपीस मिलते हैं, कई बार बैचेस के अंदर जो बच्चे पीडब्ल्यूस पढ़ते हैं तो हम लोग डीपीपीस देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हर क्लास के बाद डीपीपी मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि क्लास का पढ़ाया हुआ आप यहां पे सॉल्व कर पाओ। तो जो बच्चा रेगुलर डीपीपी लगा रहा है, रेगुलर टेस्ट दे रहा है, रिवीजन कर रहा है, उसका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत मजबूत हो जाएगा। तो कहते हो ना टॉपर बनना है, 95% लाना है। कैसे लाना है दोस्तों? टॉपर क्या करता है? सारी चीजें करता है जो मैं बता रहा हूं। किसी भी टॉपर से आके पूछ लो, वो उस बात से एग्री करेगा कि सर मैं सारी चीजें करता हूं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, कुछ एक आध तो अलग ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, प्रोडिगीज होते हैं, वो मतलब उनका माइंड ही अलग चल रहा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ये सारी चीजें एकदम रेगुलेशन में करते हैं। अब ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई की, लेकिन बेटा पढ़ाई तब कर पाओगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। जब शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई करोगे? तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ हेल्दी हैबिट्स भी आपको यहां पे फॉलो करनी है। पहली बात, ओवर स्ट्रेस नहीं होना। एक किसी एग्जाम के अंदर नंबर कम आ गए, तुम परेशान घूम रहे हो वहां पे, अरे सर क्या होगा, कैसे होगा, क्लास 10 क्या करूंगा, मम्मी डांटेंगी, पापा मारेंगे, है ना, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। बेटा एक एग्जाम के अंदर नंबर कम आया तेरा, एक टेस्ट के अंदर तो दूसरे में इंप्रूव कर ले, क्या दिक्कत है? पढ़ाई करनी, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी, तो ओवर स्ट्रेस नहीं करना। पढ़ाई के टाइम पे ब्रेक्स लीजिए। तुम 7-7 घंटा पढ़े हो, 8-8 घंटा पढ़े, कोई लॉजिक नहीं है उसका। जितना तुम पढ़ोगे ना दिमाग रिटेन ही नहीं करेगा। तुम 8 घंटा पढ़ो, दिमाग तुम्हारा थक चुका है, स्ट्रेस आउट हो चुका है, तो तुम पढ़े थे सब भूल गए, तो तुम्हारी मेहनत कहां से स्टार्ट हो रही? दोबारा जीरो से। तो बेहतर है तुम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हो, बीच में 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक ले लो। अब 10 मिनट का ब्रेक मतलब ये नहीं तुम रील चलाना स्टार्ट किया तो रील चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, भैया बहुत बढ़िया लग रही। तो ये चीज नहीं करनी तुमको। आई बात समझ में? 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, खाइए पीजिए, गाना सुन लीजिए, कुछ घुमाइए टहलाइए, बात कर लीजिए, ठीक है, फिर पढ़ाई पे बैठ जाइए। तो रेगुलर ब्रेक्स लेते हुए पढ़ाई करना हमेशा बहुत इफेक्टिव होता है। हेल्दी खाना खाइए, बाहर का जंक फूड अवॉइड करिए, आपकी बॉडी को बहुत तरीके से नुकसान करता है, बच्चे कई बार नहीं समझते हैं। तो बाहर का खाना अवॉइड करिए, वंस इन अ वाइल चलता है, लेकिन ट्राई करिए घर का बना हुआ मम्मी के हाथ का बढ़िया खाना खाइए, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, मन चुस्त दुरुस्त रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करिए, प्ले करिए। यार बच्चे हो तुम लोग, खेलो कूदोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, पार्टिसिपेट करो, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे टाइम दिन भर पढ़ते ही रहोगे, दिन भर पढ़ते रहोगे, दिमाग भी थक के बोलेगा बस भाई हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्सरसाइज भी करनी है, हेल्दी खाना है, प्ले करिए, खेलिए कूदिए, जो भी आपको पसंद है वो करिए। खेलने से मेरा मतलब जस्ट पबजी खेलना नहीं होता दोस्तों, उसमें आपका कोई मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ बाहर निकलो, दोस्तों के साथ खेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत लेट तक बहुत बच्चे स्टडी करते हैं, 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे तक। उसमें होता क्या है कि तुम अपने दिमाग को थका रहे होते हो, रिटेन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता दिमाग, उस टाइम थका हुआ होता है पूरे दिन का, तो तुम कंपैरेटिवली बहुत स्लो पढ़ रहे होते हो। तो जो चीज तुम 1 घंटे में खत्म कर रहे होगे, तुम 1.5 घंटे में 2 घंटे में खत्म करोगे, है ना। एक दिन हो सकता है तुम बहुत अच्छा लगे लेट नाइट स्टडी, लेकिन अगले दिन से आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं निकल के आएगी। बेहतर है आप 11 साढ़े 11 तक पढ़िए, सुबह उठ जाइए यार 6 बजे, थ्योरी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, वहां पे बहुत अच्छा तरीका है इस चीज को करने का, है ना। सुबह घूम टहल के आ जाइए, फ्रेश एयर रहती है, हवा बढ़िया रहती है, ठंडी ठंडी, दिमाग एकदम वेकन अप रहता है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो रादर देन बीइंग अ वेरी लेट, कहते हैं ना उल्लू जो रात भर जागता है, उससे बेहतर है कि एक अर्ली मॉर्निंग बर्ड बनो यार, बहुत जरूरी है, तुम्हें बहुत बेनिफिट, बहुत फायदा देके जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने ये हेल्दी हैबिट्स को प्लस जो बातें मैंने बताई हैं, इन सभी को अगर कंबाइन कर लिया तो 95% बेटा बहुत आसानी से तुम अचीव कर पाओगे। और ये सब चीजों को करने में मेहनत लगेगी दोस्त, बहुत मेहनत लगेगी, हो सकता है फेलियर भी मिले, लेकिन तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है कि द मोर यू फेल, द मोर यू लर्न, द बेटर यू स्टैंड, द बेटर यू अचीव। तो ये बात दिमाग में बैठा लो दोस्त, और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो के अंदर, विक्ट्री बैचेस के अंदर, जो बहुत ही जल्द अपने स्टार्ट हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आई टेक योर लीव गाइस, दिस इज योर मेंटोर, योर फ्रेंड, योर गाइड कुणाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू आउट। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जो बातें बताई उनको ध्यान से समझ में, मतलब ध्यान से दिमाग में रखिए, और मिलते हैं बैचेस के अंदर। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, नमस्कार।